class. Today I am going to start the part 2 of the history chapter New Kings and Kingdoms. In the previous part 1 we learnt about the major dynasties of Indian subcontinents who ruled over in different parts of our country. The major dynasties were Gurzara, Pratihara, Palas in the east and the south, the Chalukyas, and about their kingdoms and the administrative ways. अब तो हम लोग ने ये सब जो है प्रीवियस चैप्टर में पढ़े, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, वो किस प्रकार से शासन चलाते थे, the different taxes they taken from the people, all the things. Now today I am going to take the next or new topic, that is Prashasti and land grants. What is the meaning of Prashasti and land grants? So Prashasti, ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, मैंने प्रशस्ति के बारे में आपको प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था, तो दोबारा मैं कहने जा रही हूँ. Prashastis are the metal plates which contain details about rurals. These Prashastis were written by the Brahmins in Sanskrit and regional languages. प्रशस्ति का मतलब होता है एक मेटल प्लेट्स पर जो है उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उनके जो विक्ट्रीज है, उनके शौर्य के बारे में ये सब जो है उसमें डिस्क्राइब किया होता है. ये प्रशस्ति जो है मेनली ब्राह्मण्स जो है लिखते थे और संस्कृत या तो रीजनल लैंग्वेजेस में वो इस प्लेट्स पर लिखते थे. एंड द डिटेल्स गिवन द प्रशस्तिस मे नॉट बी लिटरली ट्रू, लेकिन ऐसा माना जाता था, बट द हिस्टोरियंस का यह माना जाता था कि जो भी कुछ जो ये प्रशस्ति में लिखते थे ये जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं था, या करेक्ट या ट्रू होना, क्योंकि ये जो है किसी भी राजा महाराजा के अंडर में जो पैट्रोनेज के बारे में आपने सुना होगा ना, उनको जो है पैसा दिया जाता था, तो वो उनको हमेशा जो एग्जैगरेट करके जो है बढ़ा चढ़ाकर उनके विक्ट्रीज के बारे में लिखा जाता था. सो फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया है द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा. ही एस्टैब्लिश्ड द गुर्जारा प्रतिहारा डायनासिटी. उसने जो है गुर्जारा प्रतिहारा डायनासिटी की स्थापना की थी, प्रारंभ की थी. तो नागभट्टा के बारे में कहा जा, उन्होंने प्रशस्ति में लिखा गया है कि उनके सामने आंध्र प्रदेश का और दूसरे जो महाराष्ट्र के थे ये राजा महाराजा जो है अपने सर झुकाते थे जब वह राजकुमार था. तो इस तरह से जो है प्रशस्ति में हर चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता था. फिर भी हिस्टोरियंस जो है प्रशस्ति को बहुत मानते हैं, बिकॉज वी गॉट द हिस्ट्री फ्रॉम दैट. जो है इसके द्वारा हमें बहुत कुछ जो है उस जमाने के मिडिवल पीरियड के जो है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. एंड द अदर वन इज लैंड ग्रांट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड ग्रांट्स? लैंड ग्रांट्स as learned that the Brahmins composed the प्रशस्तिस. एंड आपको मालूम है कि पहले भी कहा था ब्राह्मण्स जो है प्रशस्ति को लिखते थे. इन रिटर्न द किंग्स गिवन देम द लैंड्स और ग्रांट्स ऑफ लैंड. जो है जो राजा महाराजा थे इसके बदले खुश होकर उनको जो है किसी एरिया या जो है लैंड को ग्रांट दे दिया जाता था, उनको रिवॉर्ड के रूप में या उनको जो है प्रेजेंट कर दिया जाता था. एंड दीज ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट. और उसे भी जैसे अभी हम किसी जमीन जायदाद को देते तो पेपर पर जो अपने हस्ताक्षर के साथ में उस पर्टिकुलर सबूत के रूप में उसे दिया जाता, उसको रिकॉर्ड किया जाता था कि ये जो एरिया है दिस इज फॉर दैट ब्राह्मण. सो इट वाज रिटर्न ऑन ए copper plate or recorded on the copper plate and it is called as a land grants. तो land grants में क्या क्या जो है उनको प्राप्त होता था. ब्राह्मण्स they got all the resources from that area. उनको जो है उस एरिया के जितने भी जो रिसोर्स था उसको यूटिलाइज वही करते थे by this Brahmins. And the tax they were collected the tax of that area. उनको पूरा अधिकार था कि उस एरिया का जो है टैक्स को कलेक्ट करने का. they construct the wells and canals and all the things in that particular area. उस एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने का अधिकार उनको प्राप्त था. कैनाल्स बनाने का जो है वेल्स कुआं वगैरह खुदवाने का, एग्रीकल्चर का वर्क करवाने का और टैक्स कलेक्ट करने का और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का. ऑल द पावर्स गॉट फ्रॉम बाय दिस
किंग्स उनको रिवार्ड के रूप में जो है इस तरह के एरियाज को, लैंड को जो है ब्राह्मण्स को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज अबाउट द किंग्स, उनके बारे में जो है कॉपर प्लेट्स में, प्रशस्तिस में लिखते थे, तो इससे खुश होकर उनको दिया जाता था। इट इज कॉल्ड एज ए लैंड ग्रांट्स। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार मैंने प्रशस्ति के बारे में बताया था, उसी प्रकार द सेम वे द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स हु रूल्ड ओवर द कश्मीर was completely composed by a writer named कालाहाना। कालाहाना जो था, उन्होंने जो है मेनली कश्मीर के जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में जो है डिस्क्राइब जो है किया है। ये हमें जो है इस प्रशस्ति के द्वारा, और उन्होंने इसी तरह से कई तरह के प्रशस्ति और रिकॉर्ड्स के द्वारा जो है वो इनके डिटेल जो है लिखे हैं। इस तरह का हमें जो है कश्मीर के राजाओं के बारे जो है मेनली इन स्कॉलर कालाहाना के थ्रू ही पता चला है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉरफेयर फॉर वेल्थ। युद्ध, धन के लिए जो है युद्ध होता था उस समय। रूलिंग डायनासिटीज हैव देयर ओन, एवरी रूलिंग डायनासिटीज हैव देयर ओन स्पेसिफिक प्लेसेस, रूलिंग एरियाज। उनका अपना अपना, एक एक डायनासिटी का अपना अपना ओन एरियाज होता था फॉर रूलिंग। बट समटाइम्स दे अटैक द other areas and join in their dynasties। कभी कभी भी क्या करते थे, अपने जगह से दूसरे जगह पर अटैक करते थे और अपने डायनासिटी में उसको शामिल करते थे। फॉर व्हाट पर्पस? टू इंक्रीज द पावर, टू एक्वायर मोर वेल्थ एंड टू कैप्चर द रिसोर्सेस एक्सेट्रा। उनका मेन एम क्या था? टू शो हिज पावर्स, अपना पावर्स को दिखाना या अपने पावर को जो है बढ़ाना, टू इंक्रीज हिज पावर्स एंड टू एक्वायर मोर वेल्थ। अब हम दूसरे लैंड्स में जब हम अटैक करेंगे तो उस एरिया के भी जितने वेल्थ होता था वो उस राजा के अधीन में आ जाता था। एंड टू कैप्चर द रिसोर्सेस ऑफ दैट एरिया, उस एरिया में अब हम अपना एक पर्टिकुलर प्लेस होता था, अब दूसरे जगह में भी दूसरे किंग को भी हराकर जब उस एरिया को जो कैप्चर कर लेता था तो वहाँ के जो भी जो रिसोर्सेस होते हैं उसको भी जो है वो राजा अपने अधीन करते। इस तरह दे बिकेम द मेजर डायनासिटीज। उनका अपना स्पेसिफिक एरियाज होता था, बट समटाइम्स दे अटैक द अदर प्लेसेस for to acquire the wealth, for the power and to capture the resources. So like that in that chapter इसमें जो है इसी तरह के warfare for wealth के बारे में explain किया है। The first one is tripartite struggle for Kannauj, attack of Muhammad Ghazni, and the third one is Prithviraj III versus Muhammad Ghori। तो तीन important जो है अटैकर्स के बारे में जिन्होंने वॉरफेयर किया फॉर वेल्थ के लिए या दूसरे एरिया को जो है कैप्चर करते थे। इनमें हमें तीन राजाओं के बारे में तीन जो है हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो फर्स्ट वन इज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। Kannauj, at that time during the medieval period, Kannauj was the most prosperous place. It is near to the Ganga valley. They had an eye on that area. Mainly the three dynasties, the Gurzara and Pratihara, the Chalukyas and the Palas. The three dynasties. Look at that map. It is in the Kannauj, it is in Uttar Pradesh, and it is the Gurzara Pratihara in the west, the Palas in the east, and the Chalukyas. The three dynasties wanted to that area. They wanted to capture the Kannauj area because it was a very prosperous area for agriculture purpose, for trading purpose, for everything. हर तरह से जो है बहुत ही वेल्थी एरिया था, धन के मामले में इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिट वाला एरिया था, एग्रीकल्चरली बहुत प्रॉस्परस था। और कन्नौज पर जिसका भी कैप्चर हो जाएगा वो ये समझता था कि वो हमें जो है रिसोर्सफुल एक एरिया मिल गया। सो द तीनों रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग डायनासिटीज थे, दे ऑलवेज फाउट विद ईच अदर। आपस में जो है लड़ते थे, किसको, कब, टू कैप्चर द कन्नौज एरिया। तो तीन डायनासिटी मिलकर इसको लड़ने की वजह से इट इज कॉल्ड एज ए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। आपको समझ में आ गया भी? तीन डायनासिटीज मिलकर इसको पाने के लिए कोशिश करते थे, कैप्चर करना चाहते थे। सो इट वाज कॉल्ड एज ए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। The next one is attack of Muhammad Ghazni. He came from the Afghanistan
and he also attacked in India to capture the wealth of our Indian subcontinent. During the medieval period, the Indian subcontinent had a glorious period. उस समय जो इंडिया का था एक glorious period चलता था. हर मामले में हम बहुत ही economically हर मामले में बहुत ही डेवलप्ड था, विकसित था. तो हर जो परदेशी या बाहर के फॉरेनर होते थे वो जो है इंडिया पर अटैक करना चाहता था टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के वेल्थ को जो है पाने के लिए. और ड्यूरिंग दैट टाइम जो था रूलर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेस बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स. उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो किंग्स थे अपने पावर्स को शो करने के लिए और अपने रिसोर्सेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है उनका मेन एम था दे मेक द बिल्डिंग्स लार्ज टेम्पल्स. वो जो है बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो है टेम्पल्स बनाते थे और जितने भी रिसोर्स होते जब वेल्थ होता था उस टेम्पल्स में पाया जाता. तो एवरीवन जो attacked that area, mainly they wanted to capture the temples of that particular area. जो attackers जो भी आते थे वो क्या चाहते थे कि वो सबसे पहले किसे कैप्चर करें, the temples of that particular area. So Muhammad Ghazni, he also came to India, ruled from 1999 to 1030. जो है 1990 से 1030 तक उनका काल था. He controlled part of a Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent. जो है उनका मेनली जो था वो हर एक जो है सब एरियाज को जो है कैप्चर करता था, अटैक करता था और वेल्थ को जो है उसको लूटने का काम करता था. एंड ही रेडेड द सबकॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. हर साल जो है मोहम्मद गजनी जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता था और यहाँ पर जो है अटैक करता था, हमला करता था और यहाँ के जितनी भी रिसोर्स और वेल्थ होता था उसको वो ले जाता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन प्लेस. दैट द नेम वाज गजनी. अपना एरिया जो था, अपना जो कैपिटल था गजनी को डेवलप करने के लिए वो क्या करता था, यहाँ से जितने भी वेल्थ था और रिसोर्सेस को यहाँ से वो ले जाता था. एंड मेनली जो उनका टारगेट था, द मेन टारगेट जो है द टेम्पल्स ऑफ अवर सबकॉन्टिनेंट. हमारा जो सबकॉन्टिनेंट के जितने भी टेम्पल्स थे उसी पर अटैक करते थे क्योंकि ही न्यू दैट all the wealth and resources he get from that temples. जितने भी resources है, wealth है, उसे कहाँ से प्राप्त होगा, इन टेम्पल से ही प्राप्त किया जाता था. तो ऐसा माना जाता है कि he always attacked in India and ऐसा कहा जाता है 17 टाइम्स जो है वो इंडिया में अटैक किया था. और सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने बहुत बार जो है हमारे सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करके यहाँ के वेल्थ को जो है यहाँ से ले गया था. एंड मोहम्मद गजनी ही उनको एक आदत था कि वो जो है वो कोई भी एरिया को एक्वायर करता था तो उस एरिया के बारे में डिटेल जानना चाहता था. तो उसने जो है ये कार्य जो है अल बरनी को ये काम किया था. एंड he so why I'm going to write about his activities, information of subcontinent. उस सबकॉन्टिनेंट के जो भी एरिया को अटैक करा था वहाँ के एक्टिविटीज, वहाँ का इंफॉर्मेशन सब कुछ वो जो है पाना चाहता था. So Al-Biruni wrote a book that called Kitab-ul-Hind in Arabic language. अरबिक लैंग्वेज में जो है उन्होंने किताब लिखा था. That's name was किताब-उल-हिंद. ये किताब-उल-हिंद में इन्होंने पूरे डिटेल्स में गजनी का जितने भी बार अटैक हुआ था, कौन कौन से एरिया अटैक किया था, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में नॉलेज है. एंड द हिस्टोरियंस को भी इससे बहुत ही फायदा हुआ और हमें भी जो है अपने मिडिवल पीरियड का हिस्ट्री जो है इन किताबों के पढ़ने से जो है प्राप्त हुआ. उन्होंने ये किताब जो है अपने खुशी के लिए ये सब लिखवाया था, लेकिन आज जो है हिस्टोरियंस को जो है we got the knowledge and all the things during that period by this book also. Next topic is पृथ्वीराज III versus गौरी. जो वेल्थ के लिए जो वॉरफेयर हुआ था उसमें जो एक डिस्क्राइब हमारे इस चैप्टर में किया है वो था पृथ्वीराज III और गौरी जो है जिनके बीच में जो है जो युद्ध हुआ था बहुत ही इम्पोर्टेंट है. And other such rulers who were engaged in warfare.
इसके अलावा जो हमने बताया था मोहम्मद गजनी एंड द ट्रिपार्टिट स्ट्रगल के बारे में, इसके अलावा जो हुआ था ये जो वॉरफेयर के लिए और टू एक्वायर द वेल्थ, धन को पाने के लिए जो एक्सपेंशन करते थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट थे द चामांस। द चामांस इज लेटर दे वर कॉल्ड एज ए चौहान्स। चौहान थे ये, दे वेर मेनली द रूलर्स ऑफ the region, their regions were Delhi and the adjoining areas of Delhi and the Ajmer. उनका जो मेजर एरिया था वो था दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया से, बट दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर एरियाज टू एक्वायर द वेल्थ एंड द रिसोर्सेज। तो वे लोग भी जो है अपना एरियाज को और एक्सपैंड करना चाहते थे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास एंड गुर्जारा एंड प्रतिहारा। ये जो है गुर्जारा और प्रतिहारा और चालुक्यास थे, ये सब इन्हें अपोज करते थे। इनके इस जो एक्सपेंशन का जो नीति था उनका बिल्कुल ही कड़ा विरोध करता था, लेकिन फिर भी वे जो है दे ऑलवेज वांटेड टू एक्सपैंड देयर एरिया ओनली टू एक्वायर द रिसोर्स एंड द वेल्थ। एंड इन चौहान्स में द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेल नोन रूलर एट दैट टाइम वाज पृथ्वीराज III। जो चौहान्स में सबसे जो फेमस जो राजा था, नेम वाज पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं। जो तीसरा जो पृथ्वीराज III था वे बहुत ही फेमस था। इनका फेमस होने का बहुत ही प्रमुख कारण क्या था? ही वॉज डिफीटेड द गौरी। उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी, जो बाहर से फॉरेन से जो है हमारे देश से बाहर सब कॉन्टिनेंट से जो है हमेशा आते थे और अटैक करते थे गौरी। उस समय जो जिस प्रकार से गजनी जो है हमारे इंडिया में अटैक करके वेल्थ को लूट कर जाते थे, उस तरह गौरी भी आता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समय में जो है जब गौरी दिल्ली एरिया, उनका जो मेजर एरिया था, गौरी अटैक ओवर दिल्ली 1199 में जो है मोहम्मद गौरी जो है हमारे दिल्ली एरिया पर अटैक किया था टू एक्वायर द रिसोर्स एंड द वेल्थ। बट एट दैट टाइम पृथ्वीराज चौहान जो है उस समय वहाँ का रूलर था एंड ही डिफीटेड द रूलर गौरी। उसने जो है गौरी को हरा दिया था और उसे हमारे देश से बाहर निकाल दिया था। बट इन द सेकेंड टाइम उसने एक गलती यही की तो उसे छोड़ दिया था, लेकिन सेकेंड टाइम में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी अपने ताकत को बढ़ाया और उसके बाद फिर से उसने जो है दिल्ली पर अटैक किया था। एंड इन दैट टाइम पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय द गौरी। इस समय जो है हमारा पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी से जो है हार गया था। इसमें प्रमुख एक वजह भी था हमारे में एकता की कमी थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इनको नेचुरली हमारे जो बाकी जो डायनासिटीज थे वो इनका अपोज करते थे, क्योंकि ये बहुत ही अपना एरिया को जो है एक्सपैंड करने का इनका जो नीति था। तो कोई भी इनका साथ नहीं दिया और इसी में जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक देखा, वॉरफेयर और द वेल्थ, किस प्रकार से ड्यूरिंग दैट पीरियड, मिडिवल पीरियड में जो है वेल्थ के लिए जो है एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पे अटैक करते थे और उस एरिया को कब्जा करते थे। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ के चोला डायनासिटी के बारे में। एक क्लोजर लुक द चोला डायनासिटी। चोला, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर? चोला डायनासिटी किस तरह से पावर में आए? इससे पहले हमने चालुक्यास के बारे में बताया था, पल्लवास है, वहाँ पे दूसरे डायनासिटीज थे, लेकिन चोल वहाँ पे उस समय चोल, पांड्य, चेर, सदर्न पार्ट में इन्हीं की जो है किंगडम पे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर आपको सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। तो उसमें एक है चोला डायनासिटी, चोला रूलर्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे अबाउट दैट वन फ्रॉम उड़िया टू तंजावुर। ठीक है, तो पल्लवास जो है, इससे पहले पल्लवास भी जो है सदर्न इंडिया का एक द रूलर्स थे पल्लवास। उनके एक सामंत थे, उनका नाम था मुत्तुअरैयार। द नेम वाज दैट सामंत वाज मुत्तुअरैयार अंडर द चोला डायनासिटी एंड होल्ड ए पावर इन द कावेरी डेल्टा ऑफ तंजावुर। उसका जो पावर एरिया था कावेरी डेल्टा, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपको शुरू में कि किस तरह से जो है सामंत, इनके जो है सबऑर्डिनेट्स होते हैं, दे वर कॉल्ड एज ए सामंत। और उसी तरह के एक सामंत कौन था? मतलब मुत्तुअरैयार, और उनका जो एरिया था दैट वाज द कावेरी डेल्टा ऑफ तंजावुर। बट उसी समय
तो विजयालया कौन था ये? चीफ फैमिली ऑफ द ओरेयार। ओरेयार जो फैमिली का चीफ हेड था एंड ही डिफीटेड। ओरेयार मीन्स ये जो है यही चोला रूलर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ओरेयार डिफीटेड द मुत्तु अरेयार। मुत्तु अरेयार को वो हराया and captured the Tanjavur. Now he captured the areas of the Tanjavur and built the town in Tanjavur. तंजावुर में उन्होंने एक बहुत बड़ा टाउन का निर्माण किया and a temple for goddess निशुम्भ सुधनी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गॉडेस का जो है टेम्पल बनाया, उसका नाम है निशुम्भा सुधनी। इस तरह से तंजावुर एरिया में जो है मुत्तुअरेयार को हटाकर विजयालया ने कैप्चर कर दिया एंड ही मेड द तंजावुर एरिया एज ए टाउन। एंड द सक्सेसर्स ऑफ विजयालया मीन्स उसके जो आने वाली पीढ़ी थी कन्क्वेड द नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम्स। उन्होंने जो है मेनली उनके जो भी नेबरिंग एरियाज के थे, जो चालुक्यास के थे, पल्लवास थे और जो भी पांड्या थे, इन सब को जो है कैप्चर कर लिया था। मेनली पांड्या इनको सबको कैप्चर करके जो है उस एरिया को एक्सपैंड कर दिया था एंड फर्दर एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर राजा वन। सबसे ज्यादा जो है पल्लवा चोलास के जो है मेन जो वेल नोन रूलर था, हिज नेम वाज राजा वन। ही वाज मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। चोला रूलर को है, चोला डायनासिटी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे मेन रोल किसका था? राजा वन। उन्होंने फर्दर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया और पूरे जो है चोल साम्राज्य की स्थापना करने में इनका प्रमुख था। विजयालया ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन सबसे उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो रूलर था ही वाज द राजा वन। ही एक्सपांडेड मोस्टली द एरियाज, मेनली इन द सदर्न एरिया, टोटली द सदर्न एरिया and the central part of the India also. Look at that one. Raja became the king in 1985. 1985 में जो है वे king बने थे and he expand his area from the southern to the east and the some part of the Ganga area, all the things. And his son Rajendra I, जो राजेंद्र वन था, he also continued the policy of expansion and he expanded the areas of Ganga Valley, Sri Lanka and countries of the southern Asia. इनके जो पुत्र थे वो इनसे एक कदम आगे निकले। उन्होंने जो है उनके फादर ने जो मेनली सदर्न एरियाज पे कैप्चर किया था, बट ही एक्सपैंडेड हिज एरियाज फ्रॉम टू गंगा वैली। आप गंगा वैली का आप एरियाज को देखिए कहाँ पर होगा, ये पूरे एरियाज को जो है उन्होंने कैप्चर कर दिया था। एंड द एक्सपेंशन श्रीलंका पे भी जो है चोल्स के अंडर में आ गए थे एंड द कंट्रीज ऑफ द सदर्न एशिया। तो आप सोच रहे हैं कि इन्होंने श्रीलंका पे कब्जा कैसे कर दिया, क्योंकि बीच में समुद्र आता था। ही क्रेडिटेड फॉर द डेवलपिंग इन नेवी फॉर हिज एक्सपेडिशन। सोचिए उस जमाने में ड्यूरिंग दैट मेमोरेबल पीरियड ही डेवलप्ड द नेवी। उन्होंने जहाज का निर्माण करवाया था अपने एक्सपेडिशंस के लिए, अपने आगे के यात्राओं को करने के लिए। जिस समय जो है आप वेस्टर्न जो कंट्रीज है जो हमारे यहाँ भारत पर आए, ये तो बहुत बात की बात है। यहाँ हमारे इंडिया कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका था कि उन्होंने अपना नेवी जो है बना चुका था, तैयार कर चुका था और इन्होंने जो है शिप के थ्रू जो है इसके थ्रू जो है वे आगे की तरह है सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया और श्रीलंका पर भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया था। एंड ही वाज टाइटल्ड गंगईकोंडा, क्योंकि इन्होंने गंगा वैली एरिया तक जो है अपना कैप्चर कर लिया था, तो इनका जो टाइटल दिया गया था गंगईकोंडा। स्टूडेंट्स, लुक एट दैट वन, राजा वन एंड राजेंद्र वन। Rajaraja's son was Rajendra I. Okay, so they make the big temples of Tanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Raja and Rajendra I, and the architectural and sculptural are marvelous. उस समय जो है ड्यूरिंग दैट चोला पीरियड राजा वन और राजेंद्र वन, ये दो था मोस्ट पावरफुल चोला रूलर्स, और इन्होंने उस समय बहुत सारे टाउन्स और टेम्पल्स को डेवलप किया। एंड मेनली तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम
मैंने कहा था ना कि राजेंद्र वन को जो है गंगईकोंडा इसके नाम से भी टाइटल दिया गया था। तो उन्होंने जो बिल्ट बाय ये जो टेम्पल्स है का नाम भी उन्होंने ऐसा ही दिया, चोलापुरम एंड राजा राजेंद्र वन। इन दोनों ने ही बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए थे। आपको मैं इसको दिखाने चाहता हूँ कि इनका जो काम जो है बहुत ही स्पेसिफिक। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो इस तरह के डिफरेंट आपको जो है उसमें की जो आर्किटेक्चर और उनका जो बनाया गया तरीका है वो बहुत ही मार्वलस है। आज भी लोग जो है उसे देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकली बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी किया हुआ है। और टेम्पल्स एंड दीज वेयर मेनी क्राफ्ट एसोसिएटेड विद इट, और देयर वर मेनी क्राफ्ट। उसमें जो है इतना बढ़िया क्राफ्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा जो है आपको और कहीं भी ये चीज़ें जो है दिखाई नहीं देगी। उनके जो टेम्पल्स थे एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। और वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो जो बनाए थे वो ब्रॉन्ज के मेटल्स के बनाए गए थे, जो बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही अट्रैक्टिव था। एंड ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ चोला पीरियड was considered the finest in the world। वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत जो नमूने जो मूर्तिकार थे, मूर्तियां थी, उनमें सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का था इनका ब्रॉन्ज का बनाया हुआ इमेजेस। आप इनको फोटोज में देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल इमेजेस जो है, मूर्तियां जो है उस वक्त जो है, अगर आपको कभी देखने को मिले तो आप जरूर साउथ में टेम्पल्स को, डिफरेंट टेम्पल्स जो है इनके बनाए हुए तंजावुर एरिया में जाइए तो आपने को देखने के मिलेगा। और ये जो इमेजेस है ब्रॉन्ज के इमेजेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। दैट वाज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे खूबसूरत में से एक आता है। नाउ ये था उनका जो है किंगडम और उनके जो वर्क के बारे में, आर्ट और उनके जो है जिन्होंने किस तरह के निर्माण किया था इन सब के बारे में। नाउ जो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन्होंने किस तरह से डेवलप किया था एग्रीकल्चर में, और सिंचाई, उस वक्त सिंचाई का कार्य भी होता था, इरिगेशन वर्क भी। सो चोलास फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। चोला जो रूलर्स थे they were give more importance in the agriculture activities, in the cultivation, mainly the rice cultivation because mainly Tanjavur area is very near to the Kaveri bank जो है कावेरी रिवर्स के ही बहुत ही नियर है ये जो तंजावुर एरिया। सो that area the fertile soil is very much perfect for the cultivation of rice and the other agriculture, other cultivation, ठीक है, दूसरे तरह जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट था। सो दे गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर। सो फॉर व्हाट दे डू, they cultivated, started the cultivations। फर्स्ट दे क्लियर द फॉरेस्ट एरियाज, जितने भी आसपास के जो जंगल एरिया था उनको सेटलमेंट के लिए और कल्टीवेशन को क्लियर किया गया, लैंड को लेवल किया गया। जो लैंड उबड़ खाबड़ जमीन तो सबसे पहले उसको लेवल किया गया। एंड एम्बैंकमेंट वेयर लैंड वाज लेवल, एम्बैंकमेंट वेयर मेड टू प्रिवेंट द फ्लडिंग। आपको मालूम है ड्यूरिंग द जो रेन होती है, रेनफॉल होती है, उस समय क्या होता है, बाढ़ आती, फ्लड आती थी और पानी जितने भी तो ओवरफ्लो होकर जो है पूरे एरिया में जो पानी लाते तो सो दे मेक द एम्बैंकमेंट्स, जो है दीवार की तरह दोनों तरफ से उठा दिया था और उस जो है फ्लड को रोकने का, आप समझो उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए, और उनको रोक दिया गया था। और उसमें जो है जितने भी फर्टाइल जो सॉइल थे वो कलेक्ट होते थे और इस मिट्टी का भी जो है फॉर द कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज किए करते थे। तो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था और दूर दूर एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए कैनाल्स बनाया गया था, इरिगेशन को फैसिलिटी किया गया था, आर्टिफिशियल टैंक्स बनाए गए थे, वाटर को कलेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल टैंक्स का बनाया गया था और कई तरह से जो है फॉर क्लियर करके उस जगह की मिट्टी को उपजाऊ बनाया गया। वो जितने भी उपजाऊ मिट्टी था उसका यूज कराया गया और उस एरिया में जो है बढ़िया से बढ़िया जो है एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए सारी एक्टिविटीज किए थे और वहाँ के जो लोग थे वो भी एक्टिवली जो है इस एक्टिविटी को करने में बहुत इंटरेस्ट थे और दे डेवलप दैट एरिया इन ए कल्टिवेशन के लिए उस एरिया को बहुत बढ़िया से उन्होंने डेवलप कर दिया था। तो उस समय जो है एग्रीकल्चर और इरिगेशन क्या है,
पानी को जो भी पानी था, जो कावेरी वाटर को, उस पर कैनाल्स को छोटे छोटे चैनल बना दिया गया और उसके थ्रू दूर एरियाज तक जो है उन्होंने पानी पहुंचाने का काम, मतलब इरिगेशन, जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता था उस जगह में भी पानी को पहुंचाने का काम किया गया था। इस तरह आर्टिफिशियल रूप से जो है सारे काम किए गए थे ताकि जो वहाँ के एग्रीकल्चर को ईजिली डेवलप किया जा सके। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर को चोला जो पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ था। मैंने आपको टेम्पल्स के बारे में बताया था। टेम्पल्स जो है वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट का एरिया माना जाता था। टेम्पल्स के चारों तरफ ही जो है सेटलमेंट को किया जाता था न्यूक्लियर फॉर्म में, और मिडिल में जो है टेम्पल होते थे, उसके चारों तरफ सेटलमेंट्स होते हैं। मेनली जितना आर्ट वर्क, क्राफ्ट वर्क सब होता था वो वहाँ पर होता था। वो एक मतलब धार्मिक क्षेत्र ना होकर सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन प्लेस होता था। वहाँ पे जो भी ट्रेडर्स होते थे और जो भी पैसा मिलता था वो टेम्पल्स के कार्य करने के लिए भी खर्च किया जाता था। राजाओं द्वारा जो है लैंड ग्रांट्स के रूप में उसके चारों तरफ जो है लैंड दिया जाता था और उसका डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए उसके पैसे को जो है खर्च भी किया जाता था। इस तरह से टेम्पल्स के चारों तरफ जो है एक सेटलमेंट का हब बन जाता था। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज किंगडम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से जो है उस क्षेत्र को डेवलपमेंट करते, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कैसे चलता था इसके बारे में बताया। जहाँ पर तो मेनली दैट एरिया इज डेवलप्ड फॉर द कल्टिवेशन एंड सो द पेजेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलता था। जहाँ पर भी पेजेंट्स जो है सेटल हो जाते थे, एक ग्रुप ऑफ पेजेंट्स का जब पे सेटलमेंट होता है उस एरियाज को दैट वाज कॉल्ड एज ए ऊर, क्या बोलते थे उसको, ऊर बोलते थे। तो जहाँ जहाँ जो सेटलमेंट्स होता था, ग्रुप्स, किसानों का ग्रुप्स का सेटलमेंट होता था, दैट प्लेस वाज कॉल्ड एट दैट टाइम एज ए ऊर। एंड डिफरेंट ये जो ऊर थे इनको ग्रुपली कलेक्टिवली क्या कहा जाता था, नाड़, क्या बोलते थे, नाड़। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस was called at that time as a नाडु। नाडु आज भी जो है तमिल में इस प्रोनाउंस को ऊर और नाडु का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रुप्स ऑफ विलेजेस were called at that time as a नाड and the settlement of the peasants area was called as a ऊर। और the village council and the नाड perform the several administrative work। और इस एरिया को जो भी कार्य करना होता था, जो भी फंक्शंस होता था, इसका कार्य कौन करते थे, द विलेज काउंसिल होता था। द विलेज मतलब विलेज कैसे होता था, नाडु, ग्रुप ऑफ विलेज है तो उनका काउंसिल होता था। एंड द नाडु परफॉर्म्ड द सेवरल ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स वेयर डन बाय दिस विलेज काउंसिल एंड द नाडु। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग द जस्टिस फॉर द पीपल एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। These administrative works were done by the village council or the नाडु। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है ऊर, फिर इसके बाद नाड़ और उसका जो है काउंसिल्स होते थे, और उसमें जो काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते थे पेजेंट्स ऑफ वेलेला कास्ट, जो किसान जो होते थे वेलेला कास्ट के जो पेजेंट्स होते हैं, हैड ए कंट्रोल्ड ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडु। वेलेला कास्ट के जो प्रॉस्परस जो किसान होते थे वो जो है नाडु के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का पूरा कंट्रोल करते थे। एंड सम रिच लैंड ओनर्स वर गिवन टाइटल्स फ्रॉम चोला किंग। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि पेजेंट्स, जो पेजेंट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऊर बनाते हैं, देन कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज एन इट वाज कॉल्ड एज ए नाडु। एंड नाडु का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था ये जो इनके काउंसिल और नाडु के मेंबर्स के थ्रू होता था। एंड द मेंबर्स वेर फ्रॉम द वेलेला कास्ट के peasants। The peasants of Velela caste had a control over the affairs of the नाडु। जितने भी कंट्रोल होता, नाडु का जो कंट्रोल होता था और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, it was by the peasants of the Velela caste। And some rich landowners were given titles from the Chola king। चोला किंग के द्वारा जो है कुछ पेजेंट्स को, जो प्रॉस्परस, जो वेल्दी, जो धनी किसान होते थे, उनको टाइटल्स दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मुवंदा वेलन और अरेयार मतलब चीफ, ये जो अरेयार बोला जाता था, ये सारे टाइटल जो है इट वाज गिवन बाय द चोला किंग टू दैट प्रॉस्परस पेजेंट्स। तो इसी तरह से जो है आपको मैंने लैंड ग्रांट्स के बारे में बताया था, that the Brahmins received land grants because they wrote about the prashastis and all the things for the rulers के लिए प्रशस्ति से, so king given them the land grants in the form of a ब्रह्मदेया। इनको कहते थे ब्रह्मदेया, लैंड ग्रांट्स को दिया जाता था। A large number of Brahmins settled in the Kaveri Valley।
इस तरह से उसको लैंड मिलने के कारण एज वी नो दैट एरिया द कावेरी एरिया द तंजावुर ये सब जो आसपास के एरियाज थे इट वाज वेरी प्रॉस्परस एंड कल्टिवेबल लैंड एरिया. सो मैक्सिमम जो ब्राह्मण्स थे दे सेटल्ड नियर दैट कावेरी वैली एरिया कावेरी रिवर एरियाज ओके फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस. तो आपको मैक्सिमम जो है उस समय के जो ब्राह्मण्स जो है इसी कावेरी रिवर के आसपास ही क्योंकि उनको जो है लैंड्स वहाँ पर ही प्राप्त हुआ था. एंड सभा जो एक ग्रुप होता था सभा दे लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मदेया. सभा मतलब असेंबली ऑफ द प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स. जो प्रोमिनेंट लैंड होल्डर्स होते थे उनका एक सभा होता था और ये सभा जो है लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मदेया. ये जितने भी ब्राह्मण्स के जो ग्रुप होते थे उनका टोटली जो है फंक्शन उनका देखभाल करना सारा कुछ एक्टिविटीज जो उनको कंट्रोल में रखना है वो किसके द्वारा किया जाता था बाय द सभा. सभा के बारे में जो है हमको हमें जो है एक इंस्क्रिप्शंस मिला है. उस इंस्क्रिप्शंस में ये बताया गया है सभा में जो है कई तरह के जो है ग्रुप्स बनाए गए थे. कोई जो है इरिगेशन एक्टिविटी को देखता था, कोई गार्डनिंग का एक्टिविटी को देखता था, कोई अदर जो है एक एक्टिविटी के लिए मेंबर्स को बनाया जाता था और उनका मेंबर्स का काम है जो लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर एरिया. तो इस मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता था? पहले जो है इस सिलेक्शन जिस मेंबर्स का नाम को जो है पॉट में डाल दिया जाता था और पर्टिकुलर कार्य के लिए इतने जितने भी मेंबर्स अपने नाम देते थे उन मेंबर्स को नाम को जो है एक पॉट में डाल दिया जाता. उसके बाद में एक छोटे से बच्चे को जो होता है उसमें से उस एलिजिबल पर्सन का नाम को निकालना पड़ता था और जब वो नाम बाहर आता था तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है इस इलेक्ट किया जाता है. इन दिस वे इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है कि किस प्रकार से सभा के मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जाता था. ये हुआ हमारे पेजेंट्स के और लैंड एरिया विलेज एरिया में और उनके कल्टिवेबल लैंड एरिया के बारे में. द अनदर इम्पोर्टेंट ग्रुप वाज नगरम्स. नगरम क्या है? इट वाज एट दैट टाइम एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स. जो व्यापारी ग्रुप होता था उनके जो ग्रुप होते थे उन्हीं को जो है क्या कहते थे? नगरम कहते थे. एंड ऑक्यूपेशनली परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द टाउन्स. जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था टाउन्स के जो भी कार्यभार होते थे उनको संभालने का काम कौन करते थे? द ग्रुप द एसोसिएशन ग्रुप द ट्रेडर्स एंड इट वाज कॉल्ड एट दैट टाइम एज ए नगरम. ठीक है, इस तरह से जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था चोला एम्पायर के अंदर में या चोला रूरल के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है इसी प्रकार के इस किंगडम का चलाया जाता है. तो आपने देखा होगा आज के और उस वक्त के ड्यूरिंग दैट पीरियड में से 7th to the 12th पीरियड मिडिवल पीरियड में देखिए आप कितना आपको जो है एकदम परफेक्टली काम किया जाता था. चाहे वो कल्टिवेशन के मामले में हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के मामले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया फॉर द पीपल इन सब के फॉर द टैक्स कलेक्शन ये सब जो है अगर आप अभी से अगर आप हमारे समय से अगर तुलना करेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है समानताएं देखने को मिलेगा. तो आप सोचिए कि कितना वेल डेवलप था हमारा इंडियन मिडिवल पीरियड, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था ड्यूरिंग दैट द मिडिवल पीरियड. तो आपने एक केस स्टडी देखा द चोला पीरियड. किस प्रकार चोला रूलर जो है वो सदर्न इंडिया में जो है अपने आप को स्थापित किया और किस तरह से जो है वो सदर्न कॉन्टिनेंट सदर्न जो इंडिया था उसमें जो है टोटली उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क उनका एग्रीकल्चर एक्टिविटी उनका जो है रूलिंग ये सब के बारे में जो है हमने इस लेसन के थ्रू जो है हमें प्राप्त हुआ. तो हम जो इस लेसन में जो है मेनली हमने न्यू किंगडम्स और न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ा, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में पढ़ा और उनके जो है विभिन्न जो आर्किटेक्चर जो उन्होंने किस तरह के निर्माण कार्य किया था इन सब के डिटेल्स में भी बारे में पढ़ा. और हमारे इस मिडिवल पीरियड में यहाँ पर कौन कौन से अटैकर्स आए थे, जो मेन स्ट्रगल हुआ था फॉर द वेल्थ के लिए, जिस प्रकार से जो है किस तरह से एक्सपेंशन अपना करते थे, इन सब के डिटेल के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा. तो मुझे पूरा होप है कि आपने इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप थरवली पढ़िए. आपको इस लेसन से जो है हमारा टोटल जो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि मिडिवल पीरियड में जो है हमारा देश हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है किस तरह से उस समय चलता था. और आप अपने उस समय के और आज के आप कंपैरिजन करके भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होम असाइनमेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, who were the parties involved in the tripartite struggle? What kind of irrigation work were developed in the Tamil region? So, okay students, मुझे पूरा होप है कि आप जो है अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप अपने लेसन्स को ध्यान से पढ़िए और अपने पढ़ाई को आगे रखिए. ओके, बाय.